जी शुभम, अपना ऑडियो ऑन कीजिए। जी सर, इज इट ओके? जी जी, हाँ, सुन पा रहे हैं जी मुझे सर, शुभम? बिल्कुल सर। शुभम, आप इंजीनियर हैं? जी सर। फिलहाल वर्किंग हैं? नहीं सर, इस समय मैं वर्किंग नहीं हूँ। कहाँ काम किया है आपने? सर, जेके टायर एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, जेके ग्रुप के अंडर, चेन्नई के अंदर मैंने अपनी सर्विसेज दी थी सर। क्यों छोड़ दिया फिर? सर, कई सारे कारण हुए। उस समय जो सबसे तात्कालिक सबसे महत्वपूर्ण कारण था, वो वहाँ के मेरे जॉब प्रोफाइल को लेके था। तो जब वहाँ पे सीएसआर होता था, तो सीएसआर में उस दौरान में वहाँ पे डीएम सर से मुलाकात हुई मेरे डिस्ट्रिक्ट के। तो उसके बाद मुझे पता चला कि सिविल सर्विसेज क्या होती है और उनका सोसाइटी में कंट्रीब्यूशन क्या होता है। फिर मैंने अपने ट्रेड्स को अपने अंदर झांक के देखा, और उसके बाद मुझे लगा कि मुझे सिविल सर्विसेज की तरह मूव करना चाहिए। तो अगर मैं मूव करता हूँ तो मैं सोसाइटी को ज़्यादा बेहतर तरीके से कंट्रीब्यूट कर पाऊंगा, और सरकार के मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस का बेटर पार्ट बन पाऊंगा। ओके, वेरी गुड। जी सर। कौन से ट्रेड्स लगे आप में कि आपको लगा कि नहीं, अब मुझे तो आईएएस बनना, आरएएस बनना है? जी सर। सर, सबसे पहले जो मुझे लगा कि हमेशा से, चूंकि मैं एक इनिशिएटिव टेकिंग एबिलिटी में बिलीव करता हूँ, और उसके उसके अंदर मैंने कई बार लाइफ में ऐसा हुआ है कि मैंने अपने आप को लीड करने का प्रयास भी किया है। और उस दौरान मैंने हमेशा से ये प्रयास किया है कि मैं निरंतर अपने आप को डिसिप्लिन रखूं, और हर जगह अपने कलीग्स, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, उनको उनके मार्गदर्शन या उनकी एडवाइस को लेके एक बेहतर पॉलिसी या बेहतर रूट मैप तैयार कर सकूं। तो वो सब कुछ ट्रेड्स थे जिससे मुझे लगा कि मैं अपने आप को एक बेहतर प्रशासक के रूप में बना सकता हूँ। ओके, वेरी गुड। जी। सीएसआर क्या होता है? जी सर। सर, सीएसआर इज स्टैंड्स फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और अगर मैं आसान शब्दों में कहूँ, तो चूंकि एक कॉर्पोरेट हाउस जब अपना बिजनेस करता है, तो इस समाज से, इस पर्यावरण से कहीं रिसोर्सेज, चाहे वो ह्यूमन रिसोर्सेज हों या फिजिकल रिसोर्सेज हों, उनको यूज करता है। तो ये उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो रिटर्न में सोसाइटी को फिर से कुछ दें। तो सरकार ने इसके लिए सीएसआर का प्रावधान किया हुआ है, और अपने पिछले 3 सालों के नेट प्रॉफिट का 2% एक कॉर्पोरेट हाउस को अपने सोसाइटी के लिए वापस खर्च करना होता है। इसके अंदर। जी जी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इनमें क्या अंतर होता है दोनों में? जी सर। सर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हम बात करें, तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कंपैरिजन में एक एक नैरो टर्म है, जबकि कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक वाइडर टर्म है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर स्टेक होल्डर कई सारे हो सकते हैं। एक कस्टमर हो सकता है, कंपनी का एम्प्लॉय हो सकता है, एक शेयर होल्डर हो सकता है। और वहीं हम कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें, तो इसके अंदर मेजर स्टेक होल्डर कंपनी, कॉर्पोरेट और उसके एम्प्लॉयज और सोसाइटी के वो वर्क जिस पे वो कार्य किया जाना है, वह होते हैं। नहीं, मैं तो जानता हूं कि सीएसआर ज्यादा ब्रॉड कॉन्सेप्ट है कॉर्पोरेट गवर्नेंस से। आप उल्टा बता रहे हैं। सर, माइट भी मेरी अंडरस्टैंडिंग में मैं थोड़ा गलत होऊंगा, मैं अपने आप को इसमें करेक्ट करने का प्रयास करूंगा। अच्छा अच्छा। आपकी कंपनी का कोई सीएसआर एक्टिविटी है याद आपको? जी सर, बिल्कुल। बताएं। जी सर। सर, हमारा जो चेन्नई डिस्ट्रिक्ट था, उसी के अंदर हमने वहाँ पे जो, चूंकि वहाँ पे हार्ड वाटर की प्रॉब्लम काफ़ी रहती है, तो हार्ड वाटर को ट्रीट करने के लिए गांव के अंदर कई सारे फिल्टर प्लांट्स लगाए थे। इसके अलावा ग्वालियर के अंदर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एनिमल्स के अंदर, ताकि ब्रीड इंप्रूवमेंट किया जा सके, वो भी इस समय वर्तमान में चल रहा है। ओके, वेरी गुड। तो ये बताएं कि हमारी सरकार ने सीएसआर को कानूनन बाध्यकारी कर दिया, ये कहाँ तक ठीक है? सर, मुझे लगता है कि इसको कानूनी बाध्यकारी करना सरकार का एक सही और प्रोग्रेसिव स्टेप है। कैसे? जी सर। सर, चूंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि कॉरपोरेट हाउसेस जो होते हैं, वो अपने अपने टोटल प्रॉफिट को या तो किसी तरीके से छुपाते हैं, और अगर नहीं छुपाते भी हैं, तो समाज के प्रति वो अपने दायित्व को पीछे भूल जाते हैं। और ये उनकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो समाज के प्रति अपने दायित्व को कभी ना भूलें। तो इसके लिए सरकार को एक लीगल फाउंडेशन के रूप में इसको लाना पड़ा, ताकि सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन हर एक स्टेक होल्डर करे, न कि सिर्फ पब्लिक सेक्टर। तो ऐसा नहीं है कि सरकार ने अपनी जिम्मेदारियां प्राइवेट कंपनीज के ऊपर शिफ्ट कर दी? सर, मुझे लगता है सरकार ने ऐसा नहीं किया है, क्योंकि सरकार की अगर अपन पीएसयूज की बात करें, तो वो भी अपना रोल बखूबी बहुत अच्छे तरीके से प्ले कर रही हैं।
वो भी सीएसआर में पार्टिसिपेट कर रही हैं। और मीनवाइल क्योंकि ये समाज हम सबसे मिलकर बना है, इसमें प्राइवेट स्टेक होल्डर भी है, पब्लिक स्टेक होल्डर भी है, तो ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम समाज को बेहतर बनाएं। तो ये मुझे नहीं लगता किसी भी तरीके से कि उनके ऊपर किसी भी तरीके से फाउंडेशन। अच्छा, वेलफेयर से जुड़े हुए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ है क्या प्रावधान? जी सर, बिल्कुल है। कहाँ? सर वेलफेयर अगर हम देखा जाए तो जस्टिस के रूप में भी हम इसे देख सकते हैं, जो कि हमारे प्रियम्बल में भी इसको मेंशन किया है, सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस। इसके अलावा डीपीएसपी के अंदर भी वेलफेयर की बात कही गई है, चाहे वो महिलाओं का हो, बच्चों का हो या एनवायरनमेंट को लेके हो। एक टर्म होता है वेलफेयर, एक टर्म होता है एम्पावरमेंट, क्या डिफरेंस होता है दोनों में? जी सर एम्पावरमेंट एक ऐसी स्टेट होती है जिसके अंतर्गत हम जो पर्टिकुलर स्टेक होल्डर होता है या जो उससे रिलेटेड होता है उसको हम इतना सशक्त बना देते हैं कि वो अपने स्वयं के डिसीजन ले सके। और वेलफेयर एक ऐसा स्टेट होता है जिसके अंतर्गत सर। जी सर, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी हाँ, जसराज जी अपना जी ऑडियो बंद करें। जी सुबह बताएं। जी सर, और वहीं हम बात करें वेलफेयर स्टेट की, तो वेलफेयर स्टेट एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें सरकार का ये सरकार अपना दायित्व समझती है, और जो पिछड़ा या फिर किसी भी तरीके से अगर किसी भी एक स्टेक होल्डर का अगर कहीं शोषण हो रहा है तो उसको ऊपर लाने के लिए प्रयास करती है उसके अंतर्गत। ओके। केरल के एक पत्रकार चर्चा में है आजकल, अभी सुप्रीम कोर्ट का भी कुछ वर्डिक्ट आया है, आज है न्यूज़पेपर में। माफ कीजिए सर, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। न्यूज़पेपर पढ़ा है आज का आपने? जी सर, बिल्कुल पढ़ा है। एक एम्प्लॉयबिलिटी रैंकिंग की भी न्यूज है आज न्यूज़पेपर में, वो पढ़ी होगी आपने? माफ कीजिए सर, मैं इसे भी रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा अच्छा, चलिए ओटीटी के रेगुलेशन की बात चल रही है आजकल, इस बारे में क्या कहेंगे आप? सर मुझे लगता है ओटीटी का रेगुलेशन बिल्कुल होना चाहिए, और सरकार ने इस समय, सुप्रीम कोर्ट ने बेसिकली सरकार के समक्ष ये प्रश्न को चिन्हित भी किया है वर्तमान में, और इस पर रेगुलेशन जल्दी हमें देखने को भी मिलेगा। अरे तो मुझे तो लग रहा है कि सारे दर्शक खत्म हो जाएंगे ओटीटी के, वो तो देख ही इसीलिए रहे ओटीटी की, वहां वो सब कुछ फ्री है तो। जी नहीं सर रेगुलेशन का मतलब सिर्फ रेस्ट्रिक्शन से नहीं होता है। रेगुलेशन का मतलब यह भी होता है साथ में कि एक पर्टिकुलर वर्ग विशेष ही डोमिनेट नहीं बन के उभरे, जो हमने बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में भी देखा। और ओटीटी चूंकि इतना भारत में अब इतना चलन भी इसलिए बढ़ा है क्योंकि इसमें हर किसी को फ्रीडम होती है अपना कंटेंट अपने अनुसार डालने की, उसको वहां पे दिखाने की। तो रेगुलेशन के अंदर मुझे लगता है कि न केवल रेस्ट्रिक्शन होता है बल्कि सभी वर्गों को पर्याप्त चांस मिल सके कि वो अपना कंटेंट को शो कर सके, वो भी होता है। साथ में उससे समाज के किसी वर्ग विशेष पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, चाहे वो हम देख रहे हैं जैसे आज वर्तमान में न्यूडिटी हो गया हो, या फिर किसी भी तरीके से कोई पर्टिकुलर रिलीजियस एस्पेक्ट को अफेक्ट करना हो गया हो, इसी किसी भी तरीके से ये इम्पैक्ट ना पड़े, वो भी एक रेगुलेशन का ही पार्ट होता है। तो इसे हम पॉजिटिव रेगुलेशन के रूप में देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। तो एक तरफ हम अभी आप ही ने कहा था कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, और दूसरी जी तरफ सर। ऐसे फील्ड भी जहां अभी तक रेगुलेशन कंट्रोल नहीं था सरकार का, वहां भी अब रेगुलेशन और कंट्रोल होगा, तो कहां फिर ये मिनिमम गवर्नमेंट हुई? जी सर मिनिमम गवर्नमेंट हम इसे इस तरीके से देख सकते हैं कि ठीक है, हम अगर इस पर रेगुलेशन लाएंगे तो सरकार के कुछ रिसोर्सेज, चाहे वो मैनुअल रिसोर्सेज हो, वो उसमें इन्वेस्ट जरूर होंगे, लेकिन हम इसे वेस्ट नहीं कहेंगे, इसे इन्वेस्ट ही कहेंगे। क्योंकि अल्टीमेटली अगर वो जब रेगुलेशन होगा तो उससे सोसाइटी के अंदर हार्मनी बनेगी आगे जाके। किसी भी तरह का कोई भी हम कह सकते हैं एक तरीके से मतलब हार्मनी बनेगी तो किसी भी तरीके से ओके, गलत नहीं होगा आगे जाके। ठीक है, ओके। जी, जी सर। राजेश सर। जी सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जी सर। शुभम जी। जी सर। ये ओटीटी की बात हो रही थी, तो इसमें ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म क्यों कहा जाता है इसको? जी सर मुझे जहां तक जानकारी है, ओवर द टॉप ऑफ मीडिया सर इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें किसी भी तरह का रेगुलेशन जनरली होता नहीं है। आप अपने कंटेंट को लेके आपके पास पूरी फ्रीडम होती है, और व्यूअर्स के पास भी पूरी फ्रीडम होती है कि वो जब चाहे जहां चाहे अपनी क्वालिटी को विदाउट एनी एडवर्टीजमेंट
व्यू कर सकते हैं विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, इसलिए ओवर द टॉप इसके लिए जनरली यूज किया जाता है term। ये बताइए आर्टिफिशियल सन क्या है? माफ कीजिए सर, मुझे इस बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। ग्रेफीन? कैफीन एक केमिकल कंपाउंड है, मुझे सिर्फ इतना ही याद आ पा रहा है सर, माफ कीजिए। शब्द शब्द आपने गलत सुना है। ग्रेफीन पूछ रहा हूँ, कैफीन नहीं, ग्रेफीन। माफ कीजिए सर, मुझे इस बारे में भी जानकारी नहीं है। अच्छा, मेक इन इंडिया के बारे में बताइए। जी सर। सर मेक इन इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इनिशिएटिव है, जिसके अंतर्गत सरकार का ये प्रयास रहता है कि हर एक इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर जिसको भी हम अभी तक इंपोर्ट करते आ रहे थे बाहर से, उस हर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इंडिया में ही बनाया जाए और उसको यहाँ से एक्सपोर्ट भी किया जाए। तो इसलिए सरकार, जो वर्तमान सरकार है, वो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव पे अपने स्टार्टिंग फेज से ही उस पर जोर दे रही है। कब से शुरू हुआ ये? सर 2014 से ही यह शुरू हुआ था। अच्छा, चलिए ये बताइए, इसका जो लोगो है मेक इन इंडिया, जी सर। वो जी शेर सर। ही क्यों है? सर मुझे एग्जैक्ट इसमें जानकारी नहीं है, आप मुझे आज्ञा दे तो मैं गेस कर सकता हूँ। बिल्कुल, गैस करके बता सकते हैं। जी सर, शुक्रिया। सर लॉयन जो होता है कि स्ट्रेंथ को हमेशा डिनोट करता है, सेल्फ डिपेंडेंसी को हमेशा से डिनोट करता है और स्ट्रेंथ को अपने आप डिनोट करता है, एक्सप्रेस करता है। तो मुझे लगता है इसका लोगो लॉयन इसीलिए लिया गया है ताकि हम हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को इतना स्ट्रेंथफुल बना लें कि वो एक लॉयन की तरह पूरे हमारा वैश्विक जो बाजार में नजर आए। नेशनल एनिमल है वो टाइगर है, टाइगर भी रख सकते हैं। जी बिल्कुल सर, लॉयन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट सर। माइट बी ये कारण हो कि हम अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को वर्ल्ड ग्लोबल जीडीपी में अगर हम देखें तो किंग के रूप में लाना चाहते हैं, स्ट्रेंथफुल किंग के रूप में। जी सर। चलिए ये बताइए, चाइना है वो इंडस्ट्रियल पर्पज से अपन देखें तो इंडिया से आगे कैसे निकला, या क्या है चाइना में ऐसा जो भारत से आगे निकल गया हो? सर मेजर कारण इसमें जो देखा जाता है वो एलपीजी रिफॉर्म्स को देखा जाता है। चाइना में जो एलपीजी रिफॉर्म्स थे वो हमसे तकरीबन एक दशक पहले ही आ चुके थे। इस वजह से एलपीजी रिफॉर्म्स पहले आने से वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज और सर्विस सेक्टर जल्दी बूम किया। सेकेंडली सर, वहाँ पे जो लोकल लेवल, वहाँ पे जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, उनकी जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग होती है वो उनकी यूनिट्स की साइज हमेशा इंडिया से बढ़ी रही है। अब वो वहाँ के गवर्नमेंट के सब्सिडरी सपोर्ट्स इनिशियल लेवल पे जो मिले वो मान सकते हैं इसमें, या जो पर्यावरण के जो नॉर्म्स थे वो बहुत ईज थे। इस वजह से भी वहाँ हमेशा से इनको बूम होने में ज्यादा मदद मिली। और एक्सपोर्ट्स के लिए चाइना के अंदर जो भी सेल्स बने वो हिंडरलैंड वाले नहीं थे, हमेशा उनको सेल्स को डेवलप हमेशा कोस्टल एरियाज पे किया गया। तो ये मेजर कारण थे, इस वजह से वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमेशा से बूस्ट किया। ठीक है, नैनो क्या होता है? नैनो सर नैनो तो कहीं पार्टिकल के लिए बेसिकली नैनो साइज हम यूज करते हैं, नैनो वर्ड 10⁻⁹ को ये डिनोट करता है। अच्छा, ये -9 ही क्यों? इससे छोटा हो सकता है क्या? बिल्कुल सर, नैनो से छोटे पार्टिकल्स भी होते हैं। अच्छा, तो ये इतना ही क्यों रखा गया, -9 ही क्यों रखा गया? सर सर माफ कीजिए सर, मुझे एग्जैक्ट आइडिया नहीं है इस बारे में। अच्छा, चलिए प्रदूषण को रोकने में नैनो टेक्नोलॉजी कैसे हेल्प कर सकती है? बिल्कुल सर। सर नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर हम देखते हैं कि जो नैनो फिल्टर्स बनते हैं वो एयर पोल्यूशन को कम करने में काफी हद तक कारगर हो सकते हैं। चाहे उसके लिए हम मोटर व्हीकल्स के अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर जो लगाए जाते हैं वो भी नैनो फिल्टर को ही यूज करके बनते हैं। चिमनियां जो होती है, जो काल कारखानों से जो धुआं निकलता है उसके ऊपर भी नैनो पार्टिकल्स से बने हुए एयर फिल्टर लगाए जाते हैं। चूंकि इनकी साइज नैनो की 10⁻⁹ मीटर वाले टर्म्स में होती है, तो जो पीएम पार्टिकल्स होते हैं 2.5 और 10 वो इससे पास नहीं हो पाते। इस वजह से ये एक बेटर सब्स्टिट्यूट के रूप में अभी वर्तमान में सामने आया है एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, भारत के नैनो मिशन के बारे में क्या जानते हैं आप? सर मुझे इसके बारे में कुछ जानकारी है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जी। सर भारत में नैनो मिशन चलाया गया
ईयर तो सर मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ एग्जैक्ट कब चलाया गया था। तो भारत में जो नैनो मिशन चलाया गया था उसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही था कि भारत को नैनो टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में सेल्फ डिपेंडेंट बनाया जाए। अब इसीलिए वर्तमान में डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में नैनो पार्टिकल्स की मदद से इस पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का कार्य किया जा रहा है। हेल्थ सेक्टर के अंदर एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए एनवायरमेंट सेगमेंट में, इसी तरीके से डिजीज कंट्रोल में भी नैनो पार्टिकल्स का यूज किया जा रहा है वर्तमान में। अच्छा, ऐसे कौन से उपकरण बना लिए हैं अपन ने नैनो टेक्नोलॉजी की मदद से? एक दो के नाम बताएंगे? सर मुझे इस समय नैनो कार के बारे में मुझे याद आ पा रहा है, नैनो कार एंड नैनो ईयर, जो बेसिकली एक तरह का सब्सटेंस होता है जो बॉडी में जब हम उसको पिल दवाई के थ्रू हम खा सकते हैं तो वो बॉडी में जब जाता है तो जो टारगेटेड सेल होती है उसी पे जाके अटैक करता है और उसको सही करता है, ट्रीट कर देता है नैनो कार के रूप में। अच्छा, ये बताइए, फरीद जकारिया कौन है? माफ कीजिए सर, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। चलिए मैं बता देता हूँ। भारतीय मूल के अमेरिकी ये पत्रकार हैं। इन्होंने एक बात कही है कि मोदी जी हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, वो ग्लोबल लीडर से संबंध रखने की जगह अगर देश के जो रणनीतिक संबंध है उन पर जोड़ दें। कहाँ तक सहमत हैं आप इस बात? देश के ग्लोबल लीडर्स की जगह अगर देश के स्ट्रेटेजिक रिलेशंस पे जोड़ दें। बिल्कुल जी सर, बिल्कुल। जी सर। सर मुझे लगता है कि उनकी ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है। कारण ये है कि अगर हमें स्ट्रेटेजिक रिलेशन भी इंप्रूव करने हैं अगर किसी भी कंट्री के साथ या किसी भी कॉन्टिनेंट में, तो हमें ग्लोबली अपनी प्रेजेंस को शो करना जरूरी है। अगर हम अमेरिका से ही बात करें, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से अगर हम बात करते हैं, तो वहां पर भी अगर हमें उनसे अच्छे स्ट्रेटेजिक रिलेशन रखने हैं, इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर हमें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो उसके लिए हमारा ग्लोबल लीडरशिप दिखाना जरूरी है डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे। तो मैं उनकी बात से पूरी तरीके से सहमत नहीं हूँ। अच्छा, उन्होंने किस संदर्भ में कहा होगा ये बता सकते हैं आप? सर ये तो गेस करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि इतना कुछ इस समय चल रहा है, तो गेस करना तो गलत होगा सर इसमें। अच्छा, चलिए, डोनाल्ड ट्रंप से जो उनकी दोस्ती है उसके बारे में उन्होंने टिप्पणी की थी। चलिए ये बता दीजिए जी सर। आप, डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पद छोड़ना क्यों नहीं चाहते? सर इसके पीछे उन्होंने जो कारण बताया है वो तो मैं आपको पहले आप सबसे पहले वह शेयर करना चाहूंगा। जी। सर उनके अनुसार जो भी इलेक्शंस अभी इस समय हुए हैं वो इलेक्शन उनके अकॉर्डिंग सही से कंडक्ट नहीं कराए गए और उसमें जो बैलेट पेपर के जो वोटिंग है उसके अंदर फ्रॉड किया गया है उनके अनुसार। इस वजह से वो चाहते हैं कि ये जो मेरा राष्ट्रपति का जो पद है ये मेरे टेक्निकली देखा जाए तो मुझे ही बिलोंग करता है और इसको मैं छोड़ना नहीं चाहता। और मेरा पर्सनल व्यू सर ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर अगर वर्तमान में विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र का अगर राष्ट्रपति है तो उस पद को कभी नहीं छोड़ना चाहेगा। अच्छा, एग्जैक्ट रीजन आपको पता नहीं है, न्यूज़पेपर में आ चुकी है बात। जी चलिए कोई बात जी नहीं। सर। अंतिम प्रश्न जी मेरा, सर। लॉकडाउन का सामाजिक और मानसिक प्रभाव क्या पड़ा? सर अगर मानसिक प्रभाव की हम बात करें तो हम देख रहे हैं कि चूंकि इसमें सबसे ज्यादा जो मानसिक प्रभाव पड़ा है वो बच्चों और बूढ़े लोगों पर पड़ा है, क्योंकि इस समय वह जब बाहर नहीं जा पाते हैं तो इस वजह से जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं उनकी संख्या, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से अफेक्ट होने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा इसके अलावा जो डीमोटिवेशन हम एक टर्म यूज कर सकते हैं, उनका मोरल डाउन भी हुआ है और डीमोटिवेशन से वो डिमोटिवेशन उनके अंदर हुआ है। सोशली हम बात करें, जी सर, सोशली अगर हम बात करें तो जो रिलेशंस थे वो उसके अंदर कमी देखी गई है। पहले फिजिकल रिलेशन पे ज्यादा जोर दिया जाता था, उसके जगह डिजिटल रिलेशन ज्यादा बढ़े हैं जिसमें वीडियो कॉलिंग की मदद से या वॉइस कॉलिंग की मदद से या ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कम्युनिकेशन ज्यादा किया जाता है। मैंने जो सर्वे में पढ़ा है उसमें ये आया है कि अवसाद में कमी आई है, जबकि आप कुछ और बता रहे हैं। अवसाद सर, सर अवसाद से क्या मतलब सर? अवसाद मतलब उदासी आप ले सकते हैं। जी जी सर, जी सर। मानसिक जो परेशानियां हैं जी उनसे सर। ले। सर बिल्कुल कुछ हद तक ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन लगा है उस तरीके से एंटरटेनमेंट के नए सोर्सेज भी जनरेट हुए हैं, जैसे ओटीटी इसका एक परफेक्ट एग्जांपल है। ओटीटी पे लोगों के जो सब्सक्रिप्शन है उसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, ओटीटी इंडस्ट्री के अंदर इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो उससे लोगों को एंटरटेनमेंट के लिए
नई चीजें सामने आई हैं, लेकिन अगर हम लॉन्ग टर्म में इसको देखें। फैमिली को आपने शामिल नहीं किया, फैमिली को हम ज्यादा समय दे पाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, माफ कीजिए, बिल्कुल फैमिली को हमने बहुत समय दिया है, और कुछ गेम ऐसे भी होते थे जो हमने खेलने ही बंद कर दिए थे, उसमें भी लोगों ने वापस उसकी तरफ अपना रुख मोड़ा है, जैसे चंगापो हो गया या लूडो हो गया, समथिंग लाइक दैट। चलिए जी सर। ठीक, जी सर। धन्यवाद। जी थैंक यू ललित। सर। जी सर। जी गुड इवनिंग सर। शुभम जी, मेरी आवाज आ रही है? जी सर, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। शुभम शब्द का क्या अर्थ है? सर, शुभम शब्द का मतलब होता है जो किसी के लिए लकी हो। ओके। एक सुकरात ने शुभ की बात कही है, जी सर। बता पाएंगे क्या है? माफ कीजिए सर, एग्जैक्ट तो इस समय मैं याद नहीं कर पा रहा हूँ, मैं गेस कर सकता हूँ। करिए, गैस करिए। सर, शुभ वह है जो दूसरों के लिए, लकी सिर्फ, लकी सिर्फ वह नहीं है जो सिर्फ खुद के लिए लकी है, लकी वह है जो दूसरों के लिए लकी है। ओके। सुकरात के अनुसार सद्गुण क्या है? सद्गुण पढ़ा है आपने? जी सर। एथिक्स नहीं पढ़ी आपने? सर पढ़िए, मैं थोड़े से हिंदी के नाम रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर। ओके। वर्च्यू। वर्चूज। माफ कीजिए सर, मैं एग्जैक्ट याद नहीं कर पा रहा इस समय। ओके। आधुनिक भारत पढ़ा है आपने, गांधी के बारे में? जी सर, थोड़ा बहुत मैंने उनके बारे में पढ़ा है सर। अच्छा, ये बताएं कि गांधी को एक उपाधि दी गई थी ब्रिटिश सरकार द्वारा, कैसर ए हिंद, जी सर। कब दी गई, बता पाएंगे, और क्यों दी गई? सर, कब दी गई ये तो मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ, लेकिन क्यों दी गई थी मुझे कुछ हद तक वो याद आ पा रहा है सर। बताइए। अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के अंदर विद्रोह को दबाने में उन्होंने मदद करी थी इनडायरेक्टली, इसलिए उनको केसरे हिंद की उपाधि दी गई थी। ओके। गांधी भारत कब लौटे थे वापस? शायद 1913 में सर, शायद भारत लौटे थे गांधी जी। तो एक ये प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, जी सर। NRA डे, ये जी कब? बिल्कुल सर। सर, जनवरी मंथ में मनाया जाता है। एग्जैक्ट डेट में माफ कीजिए सर, याद नहीं कर पा रहा हूँ। इसका संबंध गांधी से है कुछ? बिल्कुल सर। क्या है? सर, गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत जब लौटे थे, उनका बैरिस्टर कंप्लीट करके और वहां से वकालत जो उन्होंने लड़ी थी वो करके, जब वो भारत आए थे तब से NRI डे हम उसी याद में मनाते हैं। तब से ही? जी, मनाना सर बाद में शुरू किया, लेकिन उस याद में, उस मेमोरी में हम वो चीज को सेलिब्रेट करते हैं। ओके। अच्छा, ये जी सर। आश्रम का संबंध है गांधी से? सॉरी सर, क्या आप कहा आपने? सत्याग्रह आश्रम। माफ कीजिए सर, सत्याग्रह आश्रम की मुझे कोई ओके। जानकारी नहीं। अच्छा, बता सकते हैं गांधी का भारत में प्रथम आंदोलन कौन सा था? बिल्कुल सर, मैं प्रयास करूंगा इस पे। सर, गांधी जी का जो पहला नेशन वाइड मूवमेंट चला चला था इंडिया में, वो असहयोग आंदोलन था। ये एक और जो भारत में उनका प्रथम आंदोलन माना जाता है। अहमदाबाद मिल मजदूरों के लिए सर, उन्होंने जरूर प्रोटेस्ट करा था, और चोरी चौरा के अंदर, माफ कीजिए सर, मैं एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं कर पा रहा हूँ, कृषकों के लिए उन्होंने आंदोलन चलाया था, उनका टैक्स कम करवाया था उन्होंने। जलियांवाला बाग कांड पढ़ा है आपने? जी सर, बिल्कुल। बताइए। सर, जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब के अंदर हुआ था 1919 13 अप्रैल को, जिसके अंदर जनरल डायर करके एक, उस समय ब्रिटिश सरकार के अंदर एक अधिकारी थे, जिन्होंने जलियांवाला बाग में एक बैसाखी का मेला लगा था, और चूंकि उस समय भारतीयों के अंदर राष्ट्र प्रेम जाग रहा था, तो अंग्रेजों ने उसको कुचलने के लिए जनरल डायर ने उन पर, वहां पे आए सभी लोग जो सभा में बैठे थे, उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, और उसमें कई लोग उस समय मारे गए थे, और एक मैसेकर का रूप इसने लिया। दो कमेटियां बनी थी, एक कमेटी अंग्रेजों ने बनाई थी इसकी जांच के लिए, और एक भारतीय कांग्रेस ने बनाई थी। बता सकते हैं कौन सी कमेटियां थी? जहां तक मुझे याद आ पा रहा है सर, साइमन कमीशन इसके लिए बिठाया गया था। आपको पता साइमन कमीशन भारत कब आया था?
सर 30s मतलब 1928 के आसपास आया था सर। और जलियांवाला बाग कांड कब हुआ है? 1919 में सर। तो डिफरेंस है 11 साल बाद, मतलब साइमन कमीशन आ रहा है। जी सर, मैं गलत हूँ सर, मुझे माफ कीजिए सर। ओके, हिस्ट्री आपको और पढ़ने की आवश्यकता है। जी सर। चलिए, आप झालावाड़ के हो आप? जी सर। अच्छा, तो ये बताएं कि झालावाड़ रियासत की स्थापना कैसे हुई? सर झालावाड़ रियासत की स्थापना झाला मदन सिंह जी थे, झाला जालिम सिंह के पौत्र। उन्होंने 1838 में स्वतंत्र झालावाड़ रियासत की स्थापना करी थी। इसमें अंग्रेजों की कुछ भूमिका है? जी सर। क्या है? अंग्रेजों के सर, जी सर, अंग्रेजों के एजीजी रहे थे। तो उन्होंने मांगरोल का युद्ध हुआ था 1821 में, जिसमें झाला जालिम सिंह जी और उस समय के तात्कालिक कोटा नरेश के बीच में युद्ध हुआ था। और झाला जालिम सिंह जी इसमें जीत गए थे और उनका साथ अंग्रेज अधिकारी एजीजी थे कर्नल टॉड, उन्होंने दिया था। और उन्हीं की मदद से भारत के अंदर राजस्थान राजपुताना में एक और झालावाड़ रियासत के नाम से नई रियासत क्रिएट हुई। ओके, जी है कि झालावाड़ के शासक की पदवी क्या है? जैसे जयपुर और जैसे मेवाड़ में राणा है, जी सर। वैसे झालावाड़ सर, में क्या है? सर राज राणा। राज राणा। जी सर। अच्छा, महारावल कहाँ की पदवी है, आप बता पाएंगे? माफ कीजिए सर, मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। ओके, अच्छा, झालावाड़ में एक उर्स का मेला पड़ता है, उर्स का मेला बिल्कुल सर पड़ता है। बताइए। सर उर्स का मेला गागरोन के अंदर जो मिठे महाबली सरकार हैं, हम संत हमीमुद्दीन, उनके वहां पर उनके दरगाह पर भरता है। और मुहर्रम के पवित्र माह में ये मेला 4 दिन का पड़ता है, जो ज्येष्ठ एकम से शुरू होता है, ज्येष्ठ शुक्ल एकम से ये शुरू होता है। ओके, अच्छा, एक आपके वहाँ शीतलेश्वर मंदिर है, बिल्कुल सर। किस बात के लिए प्रसिद्ध है? सर शीतलेश्वर मंदिर जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है, वो तिथि अंकित राजस्थान का सबसे पुराना मंदिर है सर। और तिथि अंकित 678 ईस्वी में किसने बना हुआ करवाया है। निर्माण इसका? सर इसका निर्माण वहां के राजा के जो सामंत थे बापक, उन्होंने करवाया था। और ये इसलिए भी फेमस है, यहाँ पे बौद्ध धर्म से जुड़े हुए चैत्र विहार, इनकी प्रेजेंस वहां पर मिलती है। और मोनोलिथिक है शिवलिंग और नंदी बेल इसके अंतर्गत, और चंद्रभागा नदी के मुहाने पर। क्या होता है चैत्य, क्या होता है? सर चैत्य और विहार, चैत्य जो है ये बौद्ध धर्म से जुड़े एक बिल्डिंग को हम कह सकते हैं, जहाँ पे वो पूजा करते हैं, सामूहिक प्रेयर हॉल की तरीके से होता है सर, प्रेयर हॉल। ओके, अच्छा, एक बिंदौरी शब्द है आपके वहाँ, बिंदौरी। जी सर, बिंदौरी है। क्या है बिंदौरी? सर बिंदौरी एक तरह का लोक नृत्य है, जो जनरली होली और शादी समारोह के समय पर जनरली किया जाता है। ओके, एक भवानी नाट्यशाला का भी काफी चर्चा में रहती है आपके। जी सर, सवाई भवानी सिंह जी ने इसका निर्माण कराया था 1921 में। और ओपेरा, पर्शियन ओपेरा स्टाइल में बना हुआ है सर। क्या होता है तात्कालिक समय का ओपेरा? रंगमंच इसे कह सकते हैं सर। ओपेरा जी क्या सर। होता है? सर ओपेरा एक तरह का स्टाइल होता है आर्किटेक्चर का, जिसके अरे पर्शियन स्टाइल में बना हुआ आर्किटेक्चर का एक स्टाइल होता है सर, जिसके अंतर्गत तीखी और ऊंची मीनारें और लंबी ऊंची ऊंची साइड वॉल इसके अंदर लगाई जाती है, और एम्ब्रॉयडरी वर्क किया जाता है वॉल्स पे। ये कोई गायन शैली नहीं है ओपेरा? बिल्कुल सर, एक गायक शैली भी है ओपेरा, बिल्कुल, ओके जिसमें ऊंचे स्वर में गाया जाता है सर। ओके, एक गागरोन दुर्ग में एक दरगाह बनी हुई है, वो किसकी है? संत हमीमुद्दीन हुए हैं सर, जिन्हें वहां पे लोकल भाषा में मिठे महाबली सरकार कहा जाता है, उन्हीं की दरगाह। गुड। जी जी सर। जी, अतुल सर। जी शुभम जी, आवाज आ रही है? बिल्कुल सर, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी शुभम जी, बहुत अच्छा, बढ़िया। थोड़ा थैंक यू सा सर। नॉलेज लेवल बढ़ाइए। जी सर।
अभी जो भी समय है 1-1.5 महीने का, थोड़ा जी सर। करंट अफेयर्स भी और ओवरऑल जी जो सर। सिलेबस की चीजें हैं थोड़ा सा उसको कीजिए। अदरवाइज आपकी पर्सनालिटी, आपका एटीट्यूड, आपका बोलने का तरीका, कॉन्फिडेंस, सबसे बड़ी बात आपका बहुत जी अच्छा सर। है। थैंक यू सो मच सर। क्योंकि आपने काम किया है पीछे, आपको चीजें पता है, प्रैक्टिकल नॉलेज भी है, आपको फील्ड से जुड़ी बातें भी आप जान रहे हैं, तो बहुत अच्छा है। थोड़ा सा बस जो अब यहाँ और जरूरत है कि एक करंट अफेयर्स और दूसरा जो आपके सिलेबस की चीजें हैं उसको थोड़ा सा पढ़ जाइए अभी। जी सर, थैंक यू सर। जी जी। जी शुभम जी। जी सर। करंट अफेयर्स सर बता ही चुके हैं, जैसे फरीद जकारिया का भी न्यूज में था, डोनाल्ड ट्रंप जी क्यों सर। पद नहीं छोड़ना चाह रहे हैं, उसके पीछे का जो रीजन था वो भी न्यूज़पेपर में आया। ठीक है, माफ कीजिए सर, मैं शायद मिस कर दिया हूँ। कोई बात नहीं, सारे उत्तर नहीं पता होते हैं, फिर भी आपको प्रयास करना चाहिए। आर्टिफिशियल सन, ये भी न्यूज़पेपर में था अभी। और ग्रेफीन आपके इंजीनियरिंग में नहीं पढ़ा हो, लेकिन मेंस के सिलेबस में पढ़ा होगा आपने, नैनो टेक्नोलॉजी। बिल्कुल सर, ग्रेफिन सब कंपाउंड था सर। बिल्कुल। एक देखिए प्रदूषण वाला आपका उत्तर सही था। और जो नैनो मिशन था उसमें ज्यादा नहीं बता पाए आप, बिल्कुल संक्षेप में आपने बताया उसको थोड़ा सा और, क्योंकि आप जी सर। इंजीनियरिंग फील्ड से हैं तो जरूर पूछा जा सकता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओवरऑल परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, जी सर, आत्मविश्वास और शुक्रिया। जानकारी अच्छी है आपकी, और शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच सर। तो जी शुभम जी, जी सर। देखिए आपका व्यक्तित्व पार्ट में कहीं कोई कमी नहीं है, उसको जी सर। बनाए रखें। और जो ज्ञान पक्ष है उसमें एक तो कम से कम ऐतिहासिक पार्ट में आधुनिक भारत बहुत अच्छा होना चाहिए। जी सर, मैं उस पर वर्क करूंगा सर। भले आप साइंस के रहें या किसी भी विषय के रहें, मॉडर्न इंडिया आपके लिए बहुत जरूरी होता है। इसके बिल्कुल सर। इस पार्ट को थोड़ा, जो मेंस में पढ़ा है एथिक्स आपने, उसको जी। तैयार करें। और जी सर, मैं रिवाइज नॉलेज करूंगा। अच्छा है आपका, क्षेत्रीय ज्ञान अच्छा है, पर इसको जी सर। राजस्थान पर और अच्छा तैयार करिए बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ना। बाकी इसके अलावा जो अदर पार्ट्स हैं, जैसे जी सर। संविधान है या करंट इश्यूज है या जो लोक प्रशासन है, इनको अच्छा तैयार करें। और बिल्कुल सर, मैं पूरा ठीक है, वर्क करूंगा उस पर। ओके, जी ऑल सर। द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच सर।